हेलो एवरीवन। हम लोग सेबी एलओडीआर फिफ्थ अमेंडमेंट 2021 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट वन में हमने एक ओवरऑल एनालिसिस किया था। पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी डेट लिस्टेड कंपनी हैं, यानी कि हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी, जिन पे अब शेड्यूल 4 भी एप्लीकेबल है। शेड्यूल 4 इससे पहले डेट लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब शेड्यूल 4, जो कि इससे पहले सिर्फ इक्विटी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल था, अब उसके कुछ रेगुलेशन यानी कि रेगुलेशन 16 से लेके रेगुलेशन 27 तक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज पे भी एप्लीकेबल हैं। इसका ये मतलब होता है कि सभी डेट लिस्टेड कंपनीज पे ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ऐसी डेट लिस्टेड कंपनीज जो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज की डेफिनेशन में आती हैं, उन पे शेड्यूल 4 के कुछ रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं। आज पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे शेड्यूल 5 की। शेड्यूल 5 पहले से ही डेट लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल था और आज भी ये डेट लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है। लेकिन अब डिफरेंस ये है कि जो शेड्यूल 5 है उसमें कुछ चेंजेज आ गए हैं। इन चेंजेस को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको हाफ ईयरली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज को अपने रिजल्ट सबमिट करने होते थे, लेकिन अब ये जो रिक्वायरमेंट है इसको चेंज कर दिया गया है। हाफ ईयर की जगह क्वार्टरली हो गया है। सिमिलरली कुछ और रेगुलेशंस में भी चेंजेज आए हैं, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी में एज सच डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। जहां जहां पे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स था, उसकी जगह अभी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कर दिया गया है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 50 की, यानी कि रेगुलेशन 50 में दो तीन सब रेगुलेशन थे। पहला जो सब रेगुलेशन था वो बात करता था कि जब भी आपका जो इंटरेस्ट है डिवेंचर्स पे, वो जब भी ड्यू है, जब भी पेबल है, उससे 11 वर्किंग डेज पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता था। तो ये जो सब रेगुलेशन था अभी इसको डिलीट कर दिया गया है और ये जो 11 डेज की रिक्वायरमेंट थी ये भी खत्म कर दी गई है। इसकी जगह एक नया सब रेगुलेशन आया है, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये सब रेगुलेशन बात करता है कि आपको बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज को, और उसके लिए जो आपको टाइम दिया गया है वो 2 क्लियर वर्किंग डेज का दिया गया है। यानी कि जिस दिन आप इंटीमेट कर रहे हो और जिस दिन मीटिंग है उसको आपको एक्सक्लूड करना है। और ये कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग है, यानी कि ऐसी बोर्ड मीटिंग जहां पे आप डिस्कस कर रहे हैं कोई भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में या नेचर में, अगर आप कोई ऑल्टर कर रहे हैं, तो इस तरह का अगर कोई प्रपोजल है, तो ये बोर्ड मीटिंग जब भी आप कर रहे हैं उसका आपको 2 क्लियर वर्किंग डेज का नोटिस एडवांस में स्टॉक एक्सचेंज को देना है। सिमिलरली अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट की या डिविडेंड पेमेंट की या रिडेम्पशन पेमेंट की डेट में अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, तो इस तरह की बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना है। ऐसी बोर्ड मीटिंग जहां पे आप अपना क्वार्टरली या एनुअल रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी बोर्ड मीटिंग जहां पे फंड रेजिंग हो रहा है बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, या फिर एनी अदर मैटर विच इज अफेक्टिंग द राइट और इंटरेस्ट ऑफ होल्डर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये जो है आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है। तो इससे पहले भी ये रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी इसको और क्लियर कर दिया गया है। एक ही जगह पे सारी की सारी रिक्वायरमेंट आ गई हैं कि जब भी आपकी बोर्ड मीटिंग हो रही है इन पर्पस के लिए, आपको 2 क्लियर वर्किंग डेज का एडवांस नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को देना है। तो क्योंकि ऑलरेडी कवर हो चुका है सब रेगुलेशन 1 में अभी सब कुछ, तो ये जो सब रेगुलेशन 2 था इसको अभी हटा दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है। ये भी अगेन वही बात करता था कि जिस भी बोर्ड मीटिंग में जब भी आप फंड रेज कर रहे हैं तो स्टॉक एक्सचेंज को आपको एडवांस में इंटीमेशन देना है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 51 की। तो अगर आपको याद हो, एक रेगुलेशन 30 है। रेगुलेशन 30 बात करता है ऐसे इवेंट्स की या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन की जो मटेरियल है और जो कंपनी के प्राइस को इम्पेक्ट कर सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है। इसके लिए एक शेड्यूल भी है, शेड्यूल 3। तो रेगुलेशन 30 जो है उसके लिए पार्ट ए डील करता है, लेकिन अगर आप एक डेट लिस्टेड कंपनी है तो सेम प्रिंसिपल आप पे भी एप्लीकेबल था पहले से ही। और इसके लिए आपको शेड्यूल 3 का पार्ट बी में जो आइटम्स दिए गए हैं उनको बताना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। जब भी इस तरह की इवेंट हो रही हैं या इस तरह की इंफॉर्मेशन हो रही हैं जो कंपनी के प्राइस को इम्पैक्ट कर सकता है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को एडवांस में बतानी है। तो अभी यहाँ पे चेंज ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको पहले
कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी उनको अब बढ़ा दिया गया है। एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया था प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म का, क्योंकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन या इवेंट हो रही है कंपनी में उसको आपको प्रॉम्प्टली स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। अब ये प्रॉम्प्टली का क्या मतलब था? प्रॉम्प्टली का मतलब था कि जितना जल्दी आप बता सकते हो, जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी आपको स्टॉक एक्सचेंज को ये बताना चाहिए, और किसी भी थर्ड पार्टी को देने से पहले सबसे पहले आपको ये स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। लेकिन अब जो है इस एक्सप्लेनेशन को हटा दिया गया है और एक नया एक्सप्लेनेशन आ गया है, और ये और स्पेसिफिक है। ये बात करता है कि आपको प्रॉम्प्टली जितना जल्दी पॉसिबल है बताना ही है, लेकिन 24 आवर्स से लेट आपको नहीं करना है। तो बेसिकली रेगुलेशन 30 के हिसाब से, रेगुलेशन 30 में भी सेम चीज़ लिखी गई है, 24 आवर्स का टाइम दिया गया है, और वही चीज़ अब इन्होंने डेट लिस्टेड कंपनी के लिए भी मेंशन कर दिया है। एक और यहाँ पे क्लॉज मेंशन है। ये क्लॉज बात करता है कि जो भी मटेरियल इवेंट से मटेरियल इंफॉर्मेशन आप इस रेगुलेशन के अंडर स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर रहे हैं उनको आपको अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करना है, और ये आपकी वेबसाइट पे कम से कम 5 इयर्स तक रहेंगे, और उसके बाद आपकी आर्काइवल पॉलिसी के हिसाब से आपको इसको ट्रीट करना है। तो ये भी अगेन रेगुलेशन 30 के हिसाब से ही है, रेगुलेशन 30 में भी सेम चीज़ मेंशन है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से ही थी, उनमें कुछ चेंजेज किए गए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो इतने रेलिवेंट नहीं है। और कुछ जो क्लॉजेज हैं जिनको चेंज किया गया है पूरी तरह से, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो यहाँ पे चेंज है वो ये है, जैसे कि बोर्ड मीटिंग का आउटकम हमें इक्विटी लिस्टेड के केस में 30 मिनट्स के अंदर सबमिट करना होता है। सिमिलरली उसी तरह से अब डेट लिस्टेड कंपनी को भी 30 मिनट्स के अंदर, जब भी उनकी मीटिंग कंक्लूड हो रही है उसके 30 मिनट्स के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग देना है। अभी किस तरह की आउटकम देने हैं आपको, यानी कि डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू फंड रेजिंग प्रपोज टू बी अंडरटेकिंग बाय वे ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, और दूसरा फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि अगर आप बोर्ड मीटिंग में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंसिडर कर रहे हो तो 30 मिनट्स के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को ये जो रिजल्ट्स हैं ये सबमिट करने हैं। अगर आपकी बोर्ड मीटिंग, ये अभी एक रीसेंट चेंज आया था इक्विटी लिस्टेड कंपनीज के लिए, तो सेम चेंज अब इनकॉर्पोरेट कर दिया है डेट लिस्टेड कंपनी के लिए भी, और वो चेंज ये है कि अगर आपकी बोर्ड मीटिंग एक दिन से ज़्यादा एक्सीड करती है, यानी कि आपने मीटिंग शुरू आज की और ख़त्म नहीं हुई, तो आप किस दिन, यानी आज आप फाइनेंशियल रिजल्ट स्टॉक एक्सचेंज को दोगे या कल दोगे, तो जिस दिन आप रिजल्ट्स को कंसिडर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी बोर्ड मीटिंग आज थी और आज ही आपने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूव किया, और कल भी आपकी जो बोर्ड मीटिंग है वो कंटिन्यू रहने वाली है क्योंकि कुछ और भी मैटर्स हैं जो आप डिस्कस करने वाले हैं। इन दैट केस, क्योंकि आपने रिजल्ट्स को आज अप्रूव किया है, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को अपने रिजल्ट्स आज ही सबमिट करने होंगे, यानी कि आज जब आपकी बोर्ड मीटिंग कंक्लूड होगी उसके 30 मिनट्स के अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज को रिजल्ट्स सबमिट कर दोगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे क्लॉजेस को ऐड कर दिया गया है, ऐसे क्लॉजेस जो सिर्फ इक्विटी लिस्टेड कंपनीज के लिए थे और शेड्यूल 3 के पार्ट ए में फॉल करते थे, वो सेम चीज़ें अभी पार्ट बी में भी इंक्लूड कर दी गई हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, शेड्यूल 3 के पार्ट बी में आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे फ्रॉड है या चेंज इन डायरेक्टर या केएमपी हो रहा है तो आपको बताना है, ऑडिटर का अगर चेंज हो रहा है, ऑडिटर अगर रिज़ाइन कर रहा है तो ये डिटेल रीजन के साथ आपको बताना है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको शेड्यूल 3 पार्ट बी में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो अगर आप एक डेट लिस्टेड कंपनी है तो आपको अभी तक रिक्वायरमेंट थी सिर्फ हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट्स को सबमिट करने की, और आप अनऑडिटेड रिजल्ट सबमिट कर सकते थे फर्स्ट हाफ के लिए, और सेकेंड हाफ के लिए भी आपके पास ऑप्शन था, आप चाहें तो अनऑडिटेड रिजल्ट्स को सबमिट कर सकते थे, और उसके बाद जब भी आपका ऑडिट कंप्लीट होता था आपको ऑडिटेड रिजल्ट्स भी सबमिट करने होते थे। लेकिन अब क्या चेंज आ गया है, एक तो क्वार्टरली कर दिया है, यानी कि जैसे ही क्वार्टर एंड होगा उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपको अपने रिजल्ट्स अप्रूव कराने हैं, रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना है, और लास्ट क्वार्टर के लिए ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको ऑडिटेड रिजल्ट्स ही सबमिट करने हैं, और इसके लिए जो टाइमलाइन दी गई है वो है 60 डेज की। सो ये जो एग्जिस्टिंग सब रेगुलेशन 1 था इसको डिलीट कर दिया गया है, और इसकी जगह एक नया सब रेगुलेशन आया है, और ये बात करता है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, प्लस
जब भी आप अपने रिजल्ट्स को अप्रूव कर रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी आपको डिवेंचर ट्रस्टी को भी सेम डे भेजनी है। इससे पहले आपको एक कंप्लायंस थी कि डिवेंचर ट्रस्टी को कंफर्म करना होता था। एक सर्टिफिकेट देता था डिवेंचर ट्रस्टी लिस्टेड कंपनी को, और उस सर्टिफिकेट में ये मेंशन होता था कि डिवेंचर ट्रस्टी ने टेक नोट कर लिया है रिजल्ट्स का, और उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट था ये आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता था। तो ये जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है ये अब हटा दी गई है। ये अभी आगे हम जब सब रेगुलेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा। एक नया क्लॉज यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, क्लॉज एफ। इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है, ये अभी तक सिर्फ इक्विटी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल था, अब ये डेट लिस्टेड कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है। आपको हाफ ईयरली बेसिस पे एक स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो आपको कैश फ्लो भी देना है और एसेट्स एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट भी देना है रिजल्ट्स के साथ। इसके बाद जो डेट लिस्टेड कंपनी थी वो जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करती थी स्टॉक एक्सचेंज को तो कुछ इन्फॉर्मेशन साथ में देनी होती थी, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये अभी भी देनी है, लेकिन इनकी जो लिस्ट है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है एग्जिस्टिंग लिस्ट। ये लिस्ट अभी भी आपको देनी है, लेकिन इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे करंट रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल, डेटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको रिजल्ट्स के साथ सबमिट करनी है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो पहले एक एग्जेम्पशंस थी, यानी कि अगर आप एक एनबीएफसी हैं तो आपको डेट सर्विस कवरेज रेशियो नहीं देना, एसेट्स कवर या फिर इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो नहीं देना था। लेकिन अब क्या है, इसमें सिर्फ एनबीएफसी के साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी ये एग्जेम्पशंस दे दी गई है। प्लस जो एसेट्स कवर की जो एग्जेम्पशंस थी उसको हटा दिया गया है, उसको विड्रॉ कर दिया गया है। यानी कि अगर आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैं या एनबीएफसी हैं, उसके बाद भी आपको एसेट्स कवर देना ही देना है, क्योंकि ये जो एग्जेम्पशन है इसको विड्रॉ कर दिया गया है। इसके बाद एक एग्जिस्टिंग सब रेगुलेशन 5 था जो बात करता था डिवेंचर ट्रस्टी के एक सर्टिफिकेट की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो अभी ये जो रिक्वायरमेंट है इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें सब रेगुलेशन 7 की, सब रेगुलेशन 7 यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है एग्जिस्टिंग सब रेगुलेशन 7 को, और उसकी जगह एक नया सब रेगुलेशन आया है। ये बेसिकली बात करता है कि अगर आपने फंड रेज किए हैं तो उसका जो यूटिलाइजेशन का स्टेटमेंट है पहले आपको हाफ ईयरली बेसिस पे देना होता था, अब आपको क्वार्टरली बेसिस पे देना है। कब तक देना होता है? जब तक कि जो प्रोसीड है, जो अमाउंट आपने रेज किया है उसको आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर लेते। और इसकी जो टाइम लाइन्स है वो है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट की, यानी कि अगर आप एक डेट लिस्टेड कंपनी है तो आपकी एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए, जैसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, नेम ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। तो ये जो रेगुलेशन है ये एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है और अभी भी है। और इसी रेगुलेशन में यानी रेगुलेशन 53 में एक और सब रेगुलेशन को इंसर्ट कर दिया गया है, दैट इज सब रेगुलेशन 2। तो ये जो नया सब रेगुलेशन 2 है ये बात करता है कि जो कंपनी है, कंपनी शैल सबमिट टू स्टॉक एक्सचेंज एंड डिवेंचर ट्रस्टी एंड पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट। क्या वेबसाइट पे पब्लिश करना है? एनुअल रिपोर्ट की कॉपी जो शेयर होल्डर को दी गई है और एजीएम का नोटिस। अब बात करते हैं रेगुलेशन 56 की, जो बात करता है कि डिवेंचर ट्रस्टी को हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और क्या क्या इंटीमेशंस देनी है। तो ये एक एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है, रेगुलेशन 56। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट इंसर्ट किया गया है और ये जो सब रेगुलेशन है इसका नाम है सब रेगुलेशन 1A। और ये बात करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन 51 के अंडर आप स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करते हैं, जो अभी हमने एक लिस्ट पूरी डिस्कस की थी कि कौन कौन से मटेरियल इवेंट्स को या मटेरियल इंफॉर्मेशन को आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है, वो सेम इंफॉर्मेशन आपको डिवेंचर ट्रस्टी को भी देनी है। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देनी है विच रिलेट्स टू द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इशू एंड टर्म्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, या उनकी रेटिंग से रिलेटेड कुछ हो, या फिर क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स, नोटिसेज, रिजोल्यूशंस एंड मीटिंग ऑफ होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। तो ये आपको डिवेंचर ट्रस्टी को भी फॉरवर्ड करनी है या उनको इंटीमेट करना है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 57 की।
तो ये एग्जिस्टिंग रेगुलेशन था, रेगुलेशन 57, और ये बात करता था कि जब आप इंटरेस्ट पे कर देते हैं या रिडेम्पशन का अमाउंट पे कर देते हैं सिक्योरिटी होल्डर को, तो आपको 2 दिन मिलते थे स्टॉक एक्सचेंज को बताने के लिए कि आपकी ये पेमेंट ड्यू थी और आपने पेमेंट कर दी है। इसका जो टाइम है इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया है। ये पहले 2 डेज था, अब इसको 1 वर्किंग डे कर दिया है। यानी कि 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको ये स्टेटस बताना है कि आपने पेमेंट कर दी है या पेमेंट नहीं की है। तो ये एक छोटा सा चेंज है। पहले ये 2 डेज था, अब ये 1 वर्किंग डे हो गया है। इसके बाद एक सब रेगुलेशन 3 को ऐड किया गया है, और ये सब रेगुलेशन बात करता है कि जब भी आपका क्वार्टर शुरू हो रहा है, यानी कि आपका क्वार्टर शुरू होता है फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से, तो उससे 5 वर्किंग डेज आपको पीछे जाना है, और आपको स्टॉक एक्सचेंज को ये बताना है कि ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, यानी कि जुलाई से लेके सितंबर का जो क्वार्टर है, इसमें आपका कौन सा इंटरेस्ट ड्यू है, कौन सा डिविडेंड ड्यू है, या कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है। और जब आपका क्वार्टर एंड हो जाएगा, उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको स्टेटस भी बताना है स्टॉक एक्सचेंज को, और आपको एक सर्टिफिकेट देना है स्टॉक एक्सचेंज को कि जो भी पेमेंट्स ड्यू थी वो पेमेंट आप कर चुके हो। और अगर कोई अनपेड इंटरेस्ट अमाउंट है या कोई अनपेड डिविडेंड या प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को डिटेल में बताना है। इस तरह से कुछ और चेंजेज हैं। अगर मैं कुछ और मेजर चेंज की बात करूं तो एक रेगुलेशन को ऐड किया गया है, दैट इज रेगुलेशन 16(1)(a), और ये बात करता है डीलिंग विद अनक्लेम्ड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एंड बेनिफिट एक्रूड देयर ऑन। तो यहाँ पे सिंपल जो आईपीएफ का प्रोसेस है जो डिविडेंड के लिए होता है, तो उसी के लाइन में यहाँ पे अनक्लेम्ड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ के लिए भी मेंशन कर दिया गया है। यानी कि 30 डेज़ के अंदर आपको एस्क्रो अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, और अगर ये 7 ईयर्स तक अनपेड रहता है या अनक्लेम्ड रहता है तो आपको इसको आईपीएफ फंड में ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपल सी ये बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद अगर वेबसाइट की हम बात करें तो ऑलरेडी ये रेगुलेशन था, रेगुलेशन 62, की आपको वेबसाइट में क्या क्या पोस्ट करना है अगर आप एक डेट लिस्टेड कंपनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को ऐड कर दिया गया है, कुछ और फर्दर रिक्वायरमेंट है जो आपको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करनी है, जैसे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेयर रिजल्ट्स शैल बी डिस्कस्ड। फाइनेंशियल रिजल्ट्स यानी कि जो आउटकम आप स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हो आपको अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करना है। कंप्लीट कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, जो हमने ऑलरेडी अभी एनुअल रिपोर्ट वाले रेगुलेशन में भी डिस्कस किया था। फर्दर कुछ और क्लॉजेस को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जैसे कि आपको क्रेडिट रेटिंग्स वेबसाइट पे पोस्ट करनी है, प्लस आपका जो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन या वेरिएशन है जो इससे पहले अभी हमने रेगुलेशन 52 में डिस्कस किया था, वो जो स्टेटमेंट है वो आपको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करनी है। फिर एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 भी आपको वेबसाइट पे पोस्ट करनी है। इसके बाद अगर आप एक ऐसी डेट लिस्टेड कंपनी है, यानी कि अगर आप हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी हैं, तो क्योंकि आप पे रेगुलेशन 16 से लेके रेगुलेशन 27 की जो कंप्लाइंसेज हैं वो भी एप्लीकेबल हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये जो डिटेल में आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये सब आपको अपनी वेबसाइट में अपडेट करना है, जैसे कंपोजिशन ऑफ कमिटीज़, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईडीज़, विजिल मैकेनिज्म, पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरीज। तो ये जो भी कंप्लाइंसेज आप कर रहे हो रेगुलेशन 16 से लेकर रेगुलेशन 27 तक, आपको अपनी वेबसाइट में भी पोस्ट करनी है। तो ये पूरी उसी की डिटेल है, जैसे डिटेल्स ऑफ फैमिलराइजेशन प्रोग्राम्स imparted to independent directors, उसमें आपको ये बताना है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स attended by the independent directors, number of hours spent by independent directors। फर्दर यहाँ पे एक सब रेगुलेशन 4 को इंसर्ट किया गया है, और ये आपको टाइमलाइंस भी बताता है कि आपको विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज वेबसाइट पे अपडेट करना है। यानी कि जब भी चेंज हो रहा है उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको अपनी वेबसाइट अपडेट करनी है। So this was all about SEBI LODR 5th Amendment 2021. Thank you.